हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी चल रही होगी आप लोगों की पढ़ाई। तो आज हम लोग एनसीईआरटी के इकोनॉमिक्स की कंप्लीट समरी को डिस्कस करेंगे और ये आने वाले JSS, NVS, KVS और EMRS इन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। व्हेन आई एम सेइंग बहुत महत्वपूर्ण होगा, दैट मीन्स कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। क्यों? क्योंकि आप इसके जो चैप्टर हैं, जो टॉपिक है, उनको आप मिला लीजिएगा एज इट इज़। यही टॉपिक JSS, NVS, KVS और EMRS के सिलेबस में मेंशन है, तो ये कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। तो इसमें हम पहले इकोनॉमिक के पहला चैप्टर बात करेंगे, पीपल एज अ रिसोर्स, मतलब कि संसाधन के रूप में जो लोग हैं। तो इसमें पहले कह रहा है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र क्या है? तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं इकोनॉमिक्स, और ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। किससे? ओकोनोमिया से। ये सभी पूछे जाते हैं, ठीक है। ग्रीक भाषा है, लैटिन भाषा है, मोस्टली लैटिन भाषा देता है। अर्थशास्त्र के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? ये माने जाते हैं एडम स्मिथ। पहले बात करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब कि आर्थिक क्रिया की। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? कोई भी व्यक्ति धन कमाने के लिए अलग अलग प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहते हैं, और ऐसे कार्यों को ही हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। मतलब धन कमाने के पर्पज से जब हम कार्य में लगते हैं तो जैसे कि जो चिकित्सक होते हैं, जो शिक्षक होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, और भी कई सारे इंजीनियर्स। और यदि हम बात करें नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की, तो इसमें जो मेन उद्देश्य होता है वो धन को प्राप्त करना नहीं होता है, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी में पर्पज क्या है? मेन पर्पज है धन की प्राप्ति। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में पर्पज क्या है? धन की प्राप्ति नहीं है। जैसे कि जो सोशल एक्टिविटी होती है, जो सामाजिक क्रियाएं होती हैं, ठीक है, जो सोशल वर्कर होते हैं, जो धार्मिक क्रिया होती हैं, जो मंदिरों में की जाती है, जो राजनीतिक क्रियाएं होती है, ये सभी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में शामिल है। अब हम बात करेंगे मानव संसाधन, मतलब कि ह्यूमन रिसोर्स के बारे में। तो संसाधन मतलब कि रिसोर्स के रूप में जो लोग हैं, वो किसी देश के कार्यरत लोगों का उनके वर्तमान उत्पादन कौशल और योग्यताओं का वर्णन करने का एक माध्यम होता है। क्या? संसाधन। और यह लोगों के सकल राष्ट्रीय उत्पाद, मतलब कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के सृजन में भी योगदान करने की योग्यता पर बल देता है। और जैसे बाकी रिसोर्स हैं, उसी तरह से जो मानव है, मतलब जनसंख्या है, वह भी एक प्रकार का क्या है? रिसोर्स है। इसे ही हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स। तो यदि हम बात करें मानव संसाधन विकास की, तो मानव संसाधन वह अवधारणा है जो कि जनसंख्या को अर्थव्यवस्था पर, जो जनसंख्या है, ठीक है, उसको अर्थव्यवस्था मतलब कि इकोनॉमिक पर दायित्व से अधिक परिसंपत्ति के रूप में देखती है। जैसे कि शिक्षा प्रशिक्षण हो गया, और चिकित्सक जो सेवाएं होती हैं, उनमें जो निवेश मतलब कि इन्वेस्टमेंट के परिणाम स्वरूप जो जनसंख्या है, वही मानव संसाधन के रूप में बदलती है। और जो मानव संसाधन है, यह उत्पाद में प्रयोग होने वाली एक प्रकार की पूंजी है। अब हम बात करेंगे मानव संसाधन और आर्थिक विकास में संबंध क्या होता है। मानव संसाधन मतलब कि ह्यूमन रिसोर्स में पूंजी का निवेश करके, मतलब कि उसे स्वस्थ, कुशल और प्रशिक्षित करके उत्पादन करने योग्य बनाया जा सकता है। किसे? मानव संसाधन को। तो वह राष्ट्रीय आय को बढ़ाने में भी योगदान देगा, और वही मानव पूंजी कहलाएगा। तो कोई भी जो मानव संसाधन है, ठीक है, उसमें हम पूंजी निवेश करते हैं, ठीक है, मतलब कि उसे स्वस्थ, कुशल और प्रशिक्षित करके उत्पादन करने योग्य बनाते हैं, तो वही चल के राष्ट्रीय आय को बढ़ाने में योगदान देगा, और वही मानव पूंजी कहलाएगा। और जिस देश में जितना अधिक मानव संसाधन मानव पूंजी में परिवर्तित होगा, वह देश उतना ही अधिक समृद्ध, विकसित और तकनीकी रूप से समृद्ध होगा। यदि हम ग्लोबल लेवल पे बात करें, तो वहाँ पे जापान, साउथ कोरिया, अमेरिका, इंग्लैंड, इन देशों ने कुल जनसंख्या का कितना? 75% से अधिक भाग कुशल मतलब कि प्रशिक्षित हैं, और इसलिए इन्हें हम कहते हैं क्या? डेवलप्ड नेशन। अब हम बात करेंगे थर्ड टॉपिक की, मानव पूंजी में निवेश की। पहले हमने जाना मानव पूंजी क्या होता है, मानव रिसोर्स क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे मानव पूंजी में हम निवेश कैसे करते हैं। तो मानव पूंजी में निवेश करना मतलब कि शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सेवा के द्वारा हम मानव पूंजी में निवेश कर सकते हैं, ठीक है। और भौतिक पूंजी की ही भांति देश की उत्पादक शक्ति में वृद्धि करता है कौन सा? मानव पूंजी। जैसे कि शिक्षित लोग हैं, उनकी उच्च उत्पादकता के कारण होने वाले जो अधिक आय है, और साथ ही अधिक स्वस्थ लोगों की उच्च उत्पादकता के रूप में से देखा जा सकता है।
और उच्च आय से केवल शिक्षित लोगों को ही लाभ नहीं होता, बल्कि इसका लाभ किसको, समाज को भी होता है इनडायरेक्टली। ठीक है, तो इसलिए हम मानव पूंजी में निवेश के द्वारा जनसंख्या को इसे उत्पादक परिसंपत्ति के रूप में बदल सकते हैं। जैसे कि सबके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य, आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग में औद्योगिकी और कृषि श्रमिकों को प्रशिक्षण दे सकते हैं, उपयोगी वैज्ञानिक अनुसंधान आदि पर संसाधनों का व्यय कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे मानव संसाधन में निवेश की। कोई भी माता पिता हुए वो क्या हुए, वे अपने बच्चों की शिक्षा में निवेश करते हैं। ठीक है, तो वो भी तो एक प्रकार का मानव संसाधन में निवेश होता है। और जापान जैसी कंट्री में मानव संसाधन पर निवेश किया है। क्यों? क्योंकि उनके पास निवेश के लिए प्राकृतिक संसाधन ही नहीं थे, तो इसलिए उनके पास क्या था, उनके पास था मानव था, तो उन्होंने उस पर ही निवेश कर दिया। और जापान जैसी जो कंट्री है यह आवश्यक प्राकृतिक संसाधनों का क्या करते हैं, आयात करते हैं। साथ ही इन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी निवेश अधिक किया है कि जापान ने। ठीक है, जिससे कि वो कुशलता और प्रौद्योगिकी की समझ विकसित हुई और वो देश धनी हुए तथा डेवलप्ड हुए। अब हम बात करेंगे भारत की जनसंख्या की। तो भारत का क्षेत्रफल जो है वो विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, 2.4% है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। लेकिन जो भारत की जनसंख्या है, जैसे कि पूरी वर्ल्ड की, ये वर्ल्ड है, ठीक है, और इसमें एक भारत है, ठीक है, इंडिया है, तो पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या का इंडिया कितना है, 2.5% है। लेकिन यहाँ पर रहती कितनी है, 17.5%। पहले इसमें चीन के बाद था, लेकिन अभी भारत नंबर 1 पर आ गया है जनसंख्या में। और संयुक्त राष्ट्र संघ के आकलन के अनुसार विश्व की जनसंख्या में जो वार्षिक वृद्धि दर है वो 2000 से 2010 के दौरान कितनी थी, 1.23% थी। और इसी अवधि में भारत में यह कितनी थी, 1.64% थी। तो वर्ल्ड की बात कर रहा है, तो वर्ल्ड में कितनी थी, 1.23, और भारत में इससे ज़्यादा थी, 1.63। तो ये कंपेयर करके आ सकता है क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे जनांक मतलब कि डेमोग्राफी की। तो जनांकिकी में हम जनसंख्या के आकार में परिवर्तन, जन्म, मृत्यु तथा प्रजनन के स्वरूप और जनसंख्या की संरचना, उसका संगठन, मतलब कि इसमें स्त्रियों, पुरुषों और विभिन्न आय वर्ग के लोगों के अनुपात का अध्ययन करते हैं हम। जनांकिकी की बात करें तो ये 2 प्रकार की होती है, फॉर्मल डेमोग्राफी और फॉर्मल मतलब कि आकार की, और इसमें अधिकतर जनसंख्या के आकार मतलब कि जनसंख्या की मात्रा का अध्ययन किया जाता है। और सामाजिक जनांकिकी की बात करें, मतलब सोशल डेमोक्रेटिक की बात करें, तो इसमें आबादियों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पक्ष तीनों पर विचार किया जाता है। यदि हम बात करें भारत में जनसंख्या की वृद्धि की प्रवृत्ति कैसी है, तो इसके तहत 4 अवस्थाएं हैं। ये अवस्थाएं महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ठीक है, 1921 से पहले की जो अवधि थी वो मंद वृद्धि से हुई थी भारत में जनसंख्या। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1921 से 51 तक निरंतर वृद्धि होती रही। ठीक है, फिर 1951 से 81 के बीच क्या हुआ, तीव्र वृद्धि हुई, बहुत ही ज़्यादा वृद्धि हुई, मतलब कि इसे ही कहते हैं विस्फोटक वृद्धि की अवधि। कौन सी है, 1951 से 81 के बीच। और 1911 से 21 में भारतीय जनसंख्या को महान विभाजक रेखा मतलब ग्रेट डिवाइन लाइन भी कहा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। और 1921 से 51 की जो वृद्धि थी उसको मृत्यु प्रेरित वृद्धि दर कहा गया। तो ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, विस्फोटक वृद्धि कौन सी थी, 1951 से 81। घटती दर से वृद्धि कौन सी थी, 81 से 2011। महान विभाजक 1911 से 21 और मृत्यु प्रेरित वृद्धि दर 1921 से 51। अब हम बात करेंगे भारत की जनगणना की। तो भारत में जनगणना के प्रारंभिक प्रमाण मिलते हैं कौटिल्य के मतलब कि मौर्य काल से। तो क्वेश्चन आता है कि भारत में जनगणना के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं, तो ये सबसे पहले मिलते हैं मौर्य काल से। तो कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है उसमें मिलता है। और उसके बाद मिलता है मुगल काल में अबुल फजल की किसमें, आईने अकबरी में। और यदि हम बात करें साइंटिफिकली तो जनगणना के प्रयास किए गए 1865 में, 1872 में, किसके टाइम पे, मेयो के टाइम पर। ठीक है, लेकिन नियमित जनगणना कराई गई ना 1881 में, किसके टाइम पर, रिपन के टाइम पे। बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा गया है। इसके बाद प्रत्येक 10 वर्ष बाद नियमित जनगणना कराई जा रही है। 2011 की जो जनगणना थी भारत की 15वीं, स्वतंत्र भारत की 7वीं अखिल भारतीय जनगणना थी। तो यदि हम बात करें भारत की 15वीं जनगणना की, इन शॉर्ट बात करें इसकी, तो यह 15वीं थी। ठीक है,
इसका जो थीम था वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्या हो जाएगा? आवर सेंसस आवर फ्यूचर, मतलब कि हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और इसका प्रकाशन गृह सचिव GK पिल्लाई की उपस्थिति में महापंजीयक व जनगणना आयुक्त कौन थे? जनगणना आयुक्त थे C चंद्रमौली, ठीक है, इनके द्वारा किया गया था। तो अब हम बात करेंगे 2011 की जनगणना से जुड़े कुछ प्रमुख आंकड़ों की, जिनमें हम बात करेंगे शीर्ष पॉपुलेशन डेंसिटी वाले राज्य कौन कौन से हैं। ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण है। अभी आरओ का एग्जाम हुआ था, उसमें भी पूछा गया था। तो सबसे ज़्यादा जन घनत्व कहाँ पे है? बिहार में है, सेकंड पर पश्चिम बंगाल में है एंड थर्ड पर केरल में है। न्यूनतम जनघनत्व कहाँ पे है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम में। और शीर्ष जनघनत्व वाले यूनियन टेरिटरी की बात करें तो ये है दिल्ली, चंडीगढ़ और पुडुचेरी। न्यूनतम जनघनत्व की बात करें तो ये है अंडमान निकोबार, दादर नगर हवेली और लक्षद्वीप की। अब हम बात करेंगे लिंगानुपात क्या होता है। लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, ठीक है, वही होती है लिंगानुपात। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? 943, मतलब 943। मतलब क्या हुआ इसका कि भारत में 1000 पुरुषों पर महिलाएं कितनी हैं? 943 हैं। मतलब पुरुषों की जनसंख्या ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फीमेल्स। और रूस में, जापान, ब्राज़ील और USA में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है। तो ये स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन दे सकता है। भारत में लिंगानुपात की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार केरल का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है, 1084 है। हरियाणा का सबसे कम है 879। केंद्र शासित प्रदेशों में पुडुचेरी में सबसे ज़्यादा है और दमन और दीव में सबसे कम है। यदि हम स्टेट वाइज लिंगानुपात की बात करें तो केरल में सबसे ज़्यादा है, सेकंड पर तमिलनाडु एंड थर्ड पर आंध्र प्रदेश। न्यूनतम में है, टॉप पर हरियाणा, सेकंड पर है जम्मू कश्मीर एंड थर्ड पर है सिक्किम। और यदि हम टॉप 3 यूनियन टेरिटरी की बात करें तो वहाँ पे पुडुचेरी में सबसे ज़्यादा है, सेकंड पर लक्षद्वीप एंड थर्ड पर अंडमान निकोबार में है। और लोएस्ट की बात करें तो दमन दीव, दादर नगर हवेली और चंडीगढ़, ये 3 हो जाएंगे। और यदि अब हम बात करेंगे साक्षरता मतलब कि लिटरेसी की। लिटरेसी या किसी भी समाज के मानव विकास सूचकांक मतलब कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का एक प्रमुख संकेतक होता है लिटरेसी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो साक्षरता दर है वो कितनी है? 74.04%। मतलब क्या हुआ कि जो देश की कुल जनसंख्या है वो 7 वर्ष या उससे ऊपर का कितना है? कुल जनसंख्या 74.04% भाग साक्षर है, बाकी जो रिमेनिंग है वो साक्षर नहीं है। और भारतीय जनगणना में साक्षर उस व्यक्ति को माना गया है जिसकी आयु कितनी है? 7 वर्ष या फिर उससे अधिक है। साथ ही वह किसी भाषा में पढ़ और लिख सकता, उसे साक्षर माना गया है। साक्षरता दर के संबंध में यदि फॉर्मूले की बात करें तो अशोधित लिटरेसी रेट की निकालने के लिए साक्षर लोगों की जनसंख्या डिवाइडेड बाई देश की कुल जनसंख्या इंटू 100। और यदि हम बात करें प्रभावी साक्षरता दर की तो 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के साक्षरों की संख्या और 7 वर्ष से या उससे अधिक आयु की कुल जनसंख्या को डिवाइड करके 100 से गुणा करेंगे। और भारत में जो प्रभावी साक्षरता है उसे ही साक्षरता दर लिटरेसी रेट माना गया है। और भारत में सबसे अधिक लिटरेसी कहाँ पर है? केरल में। न्यूनतम लिटरेसी बिहार में है। सबसे ज़्यादा लिटरेसी वाला यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप है। पुरुष और महिला की बात करें तो इन दोनों में सबसे ज़्यादा है केरल। केरल में 96.1% मेल लिटरेसी है और 92.1% फीमेल लिटरेसी है। पुरुष की बात करें तो पुरुष मतलब कि मेल लिटरेसी में भारतीय राज्यों में बिहार लोएस्ट पर है 71.20% और फीमेल की बात करें तो फीमेल में बिहार है 51.50%। यूनियन टेरिटरी की बात करें तो इसमें मेल लिटरेसी और फीमेल दोनों में ही टॉप पर है लक्षद्वीप और लोएस्ट है दादर नगर हवेली। तो लिटरेसी में टॉप कौन सा है? केरल, मिजोरम तथा त्रिपुरा। कौन कौन से? केरल, मिजोरम और त्रिपुरा। लोएस्ट में है बिहार, अरुणाचल प्रदेश तथा राजस्थान। टॉप यूनियन टेरिटरी लिटरेसी की बात करें तो ये है लक्षद्वीप, दमन दीव तथा पुडुचेरी की। और न्यूनतम यूनियन टेरिटरी की बात करें तो ये है दादर नगर हवेली, पुडुचेरी और चंडीगढ़। अब हम बात करेंगे शिशु जनगणना की और ये है 0 से 6 वर्ष तक की आयु की। जो भारत की शिशु जनसंख्या है 16.44 करोड़ है और यह कुल जनसंख्या का 13.6% है। और 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात कितना है? 919।
शिशु लिंगानुपात में अरुणाचल प्रदेश टॉप पर है और सेकंड पर मिजोरम तथा मेघालय है। और लोएस्ट की बात करें तो ये है हरियाणा में और इसके बाद आता है पंजाब। 2001 के मुकाबले में 2011 की जनगणना में जो शिशु लिंगानुपात है इसमें सबसे ज़्यादा कमी कहाँ पे हुई? जम्मू कश्मीर में। सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई थी पंजाब में। और इस नीति के अंतर्गत जो मातृत्व मृत्यु दर था उसको प्रति 1 लाख पर 100 से नीचे लाया गया है और शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 पर 30 से नीचे लाया गया है। अब हम बात करेंगे धार्मिक आधार पर कामकाजी जनसंख्या की जनगणना की। तो केंद्र सरकार के द्वारा दिसंबर 2015 में धार्मिक आधार पर कामकाजी संबंधी आंकड़े जारी किए गए थे। इसके अनुसार देश की कुल 48.2 करोड़ जनसंख्या कामगार है। कृषि संबंधी क्षेत्र सबसे ज़्यादा है, कितना? 55% है जनसंख्या जो कि कृषि में लगा हुआ है। उद्योग से संबंधित है 41%। और यदि हम समुदायों की बात करें तो इसमें जो बौद्ध समुदाय है यहाँ पे रोजगार में है 43% और इसमें फीमेल है 33%, हिंदू है 41%, जैन है 36%, सिख है 36% एंड मुस्लिम है 33%। अब हम बात करेंगे आयु संरचना की। तो किसी राज्य या फिर देश में निवास करने वाले विभिन्न आयु समूह के लोगों की जनसंख्या को प्रदर्शित करना ही आयु संरचना मतलब कि एज कंपोजिशन कहलाता है। और जनरली किसी राष्ट्र की आबादी को 3 वर्गों में डिवाइड किया गया है, पहले बच्चे, फिर वयस्क एंड देन वृद्ध। बच्चे में 15 वर्ष से कम आते हैं। वयस्क महत्वपूर्ण है, डेटा पूछा जाता है 15 से 59 वर्ष इसमें आता है और इसी जनसंख्या को कार्यशील वर्ग कहा गया है वयस्क को। और वृद्ध में आते हैं 59 से अधिक। अब हम बात करेंगे कार्यशील जनसंख्या की मतलब कि वर्किंग पॉपुलेशन की। तो यह जनसंख्या का वह भाग होता है जो कि कार्य करने में सक्षम भी होता है और कार्य करने की इच्छा भी रखता है, यही कहलाती है कार्यशील जनसंख्या। इसमें 15 से 60 या फिर 15 से 59 मतलब 59 भी इसमें शामिल है। अब हम बात करेंगे डिपेंडेंट पॉपुलेशन मतलब कि आश्रित जनसंख्या जो कि 14 से कम है तथा 60 से अधिक है। और अब हम बात करें यदि अनुकूलतम जनसंख्या की, तो किसी स्थान की जनसंख्या तथा उस स्थान पर जो उपलब्ध संसाधन है उनकी संतुलित स्थिति को ही हम अनुकूलतम जनसंख्या कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की। तो 15 मई 2000 को राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन किया गया था और जनसंख्या आयोग के गठन का प्रस्ताव दिया जाता है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति वर्ष 2000 में। उद्देश्य क्या था कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना। और जो राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग है उसका पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। प्रमुख समाजशास्त्री, जनांकीकी विशेषज्ञ तथा अर्थशास्त्री भी इसके सदस्य बनाए जाते हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की पहली बैठक होती है 22 जुलाई 2000 को, जिसमें जनसंख्या स्थिरीकरण कोष का भी प्रस्ताव दिया जाता है। और राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के कार्यान्वयन व निगरानी के लिए राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का पुनर्गठन प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था 19 मई 2005 को। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं तथा केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री व योजना आयोग के जो उपाध्यक्ष होता है उसको आयोग के 2 उपाध्यक्षों के रूप में भी नामित किया जाता है। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की बात करती है, पहले योजना आयोग के अंतर्गत था लेकिन अब इसे स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन कर दिया गया। जो इसके सदस्य है इसकी संख्या घटाकर 40 कर दी गई है। बात करेंगे राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की। 15 फरवरी 2000 को डॉक्टर MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में 1993 की रिपोर्ट पर केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस नीति का जो दीर्घकालिक उद्देश्य क्या था, 2045 तक स्थिर जनसंख्या प्राप्त करना, लेकिन 2010 में इसे फिर से निर्धारित किया गया था और उसे करके 2070 किया जाता है। बात करेंगे अब हम व्यावसायिक संरचना की। तो जनसंख्या का जो वितरण है उसे ही व्यावसायिक संरचना कहते हैं। और अब हम बात करेंगे आर्थिक गतिविधियों की। इनमें 3 है, कौन कौन सी? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राइमरी में क्या आता है? इसमें कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, वृक्षारोपण तथा खनन आता है। सेकेंडरी में उद्योग, भवन निर्माण आते हैं एंड टर्सरी में आता है परिवहन, संचार, वाणिज्य, प्रशासन और अन्य सर्विस सेक्टर। बात करेंगे जीवन प्रत्याशा या फिर जीवन अवधि की। तो वह औसत आयु जिस पर मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होते हैं उस देश की जीवन प्रत्याशा कहलाती है। और भारत में जो जीवन प्रत्याशा कम है उसका प्रमुख कारण क्या है कि शिशु मृत्यु दर होना अधिक है। 1921 में
औसत आयु कितनी थी? केवल 19.4 वर्ष थी, लेकिन 1951 में 33 होती है, 1971 में 52 होती है एंड 1991 में बढ़कर ये होती है 59। 2001 की जनगणना के अनुसार देश के निवासियों की औसत आयु कितनी हो गई बढ़कर? 62.5, लेकिन नवीनतम जो आंकड़े उनके अकॉर्डिंग क्या है? 66.1%। पुरुषों की प्रत्याशित आयु कितनी है? एवरेज है 64.6, महिलाओं की 67.7, मतलब कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की प्रत्याशित आयु ज़्यादा है। अब हम बात करेंगे जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक की। भारत का जो जनसंख्या घनत्व है इंपॉर्टेंट है, कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब कि प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं? 382। तो इसमें बात करेंगे स्वास्थ्य के अनुकूल जलवायु की, तो अधिकांश लोग वहीं रहते हैं जहाँ की जो जलवायु है अनुकूल होती है, मतलब कि जहाँ पे जो वर्षा है वो शीत है, ग्रीष्म, ये सभी मौसम क्या है? अत्यधिक तीव्र नहीं होते हैं, समान रहते हैं। और लोग वहाँ रहते हैं जहाँ पे आजीविका के संसाधनों की उपलब्धता रहती है। साथ में परिवहन के साधनों की उपलब्धता पाई जाती है और सुरक्षा मतलब कि सिक्योरिटी भी रहती है। साथ ही प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता भी पाई जाती है, जैसे कि भारत में छोटा नागपुर का पठार, उड़ीसा, बिहार और तमिलनाडु में अधिक जनसंख्या का संकीर्ण पाया जाता है। लेकिन जैसे कि राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र, पूर्वोत्तर भारत और उत्तर के पर्वतीय क्षेत्रों में जनसंख्या कम है और अधिकांश लोग वहाँ भी मिलते हैं जहाँ पे जल की उपलब्धता होती है तथा वहाँ की भौगोलिक अवस्था भी अच्छी होती है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, भारत में नगरीकरण की। तो भारत क्या मूलतः ग्राम प्रधान देश है। 1921 में यहाँ पर 88.8% जनसंख्या गाँवों में थी। तो यदि हम बात करें 2011 की, तो इसमें नगरीय जनसंख्या 377 और ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा थी, कितनी? 833। तो रेशियो कितना था? 31:69 का था। अब हम बात करेंगे भारत में नगरीकरण के कारण क्या रहे। तो सबसे पहले तो हम बात करें नगरीकरण होता क्या है। तो देश की जो कुल जनसंख्या होती है उसमें नगरीय जनसंख्या का जो रेशियो होता है उसमें जो वृद्धि होती है उसे ही कहते हैं नगरीकरण। तो देश की जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या में वृद्धि होना ही कहलाता है नगरीकरण। और ये वृद्धि दो कारण से होती है। कौन कौन से कारण? यदि नए नगरों का निर्माण हो रहा है और पुराने नगरों के प्रसार तथा उनकी जनसंख्या में वृद्धि के कारण। तो नगरीय जनसंख्या में बात करेंगे हम पहले प्रशासनिक नगरों की, जहाँ पे प्रशासनिक सुविधा मिलती है और नियोजित नगर की स्थापना की जाती है, जैसे कि चंडीगढ़, भुवनेश्वर, गांधीनगर तथा दिसपुर। और यदि हम बात करें इंडस्ट्रियल टाउन, मतलब कि औद्योगिक नगर जिनमें उद्योगों की स्थापना हो रही हो, ठीक है, जैसे कि जमशेदपुर झारखंड का, बोकारो, राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर, मोदीनगर। और अब हम बात करेंगे परिवहन कारक की। तो स्वतंत्रता के पहले ही पत्तन मतलब कि पोर्ट्स सिटी का डेवलप बहुत ही तेज़ी से हुआ। उसका कारण क्या था कि जो विदेशी व्यापार था वहाँ पे समुद्री परिवहन होना जरूरी था। अगर आपको विदेशों से व्यापार करना है तो उसके लिए क्या? उसके लिए पोर्ट चाहिए, क्योंकि व्यापार समुद्र के थ्रू होता था और उसके लिए चाहिए थे पोर्ट। तो इसीलिए पोर्ट का डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ। और पोर्ट सिटी में कौन आता है? दमन, सूरत, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास और चेन्नई। और यदि हम व्यापारिक कारकों की बात करें, मतलब कि कॉमर्शियल फैक्टर की, तो किसी भी व्यापार में एक विशिष्टता प्राप्त करने के लिए ऐसे नगरों का डेवलपमेंट हुआ, जैसे कि सहारनपुर, सतना। और भारत में नगरीकरण के अन्य कारकों में शामिल थे खनन कारक, जैसे कि रानीगंज, कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में, झरिया। शैक्षणिक कारक थे जहाँ पे शिक्षा मतलब एजुकेशन डेवलप हुई, जैसे कि रुड़की, पिलानी, अलीगढ़। पर्यटन कारक भी थे, जैसे कि ऊटी, शिमला, मसूरी, पंचमढ़ी, माउंट आबू और कोडाई कनाल। और कुछ धार्मिक तथा सांस्कृतिक कारक भी शामिल थे, जैसे कि काशी, अजमेर आदि। अब हम बात करेंगे शिक्षा की। तो शिक्षा मानव संसाधन विकास का सार है, जो कि देश के सामाजिक आर्थिक ताने बाने को संतुलित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और सरकार ने भी कमजोर वर्गों के छात्रों के शैक्षणिक विकास पर जोर दिया था, जैसे कि अल्पसंख्यकों के लिए निगरानी समिति गठित की, SC ST और विकलांग लोगों के लिए भी राष्ट्रीय निगरानी कमेटी का गठन किया, छात्रों के लिए नेशनल मीन्स सह मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम लेके आए और माध्यमिक शिक्षा के लिए लड़कियों को प्रोत्साहन देने के लिए भी राष्ट्रीय योजना लेके आई थी गवर्नमेंट। और इसी में आता है बच्चों को मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा का अधिकार।
मतलब कि सर्व शिक्षा अधिनियम 2009 में, और यह भारतीय संविधान के आर्टिकल 51A, इसमें बच्चों को मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया जाता है। और ये एक्ट आता है 2009 में, और देश में लागू कब होता है? 1 अप्रैल 2010 को। बात करेंगे राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की, तो इसकी शुरुआत होती है मार्च 2009 में। इसका उद्देश्य था कि एक निश्चित दूरी पर माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना करना। क्लास 9, 10 में 5 वर्ष के भीतर कितने 75% नामांकन सुनिश्चित करना था। साथ ही शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना था। लिंग, सामाजिक, आर्थिक तथा अशक्तता अवरोध को भी दूर करना था। 2017 मतलब कि 12वीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक माध्यमिक स्तर की शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच और 2020 तक सार्वभौम उपस्थिति बनाए रखना इसमें शामिल था। इसके अंतर्गत केंद्र तथा राज्यों की हिस्सेदारी कितनी थी? 50-50%। पूर्वोत्तर में बात करें तो 19 और 10 का रेशियो था, मतलब 90% सेंट्रल एंड 10% स्टेट देगा। एजुकेशन सेक्टर में बढ़ावा देने के लिए एजुकेशन रिलेटेड बहुत सारी योजनाएं भी शुरू की गई, जैसे कि आती है स्वयं योजना 2016 में, और आता है ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क्स योजना। ये केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने 30 नवंबर 2015 को शुरू करी थी IIT गांधीनगर, गुजरात में। इसका उद्देश्य क्या था कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से देश की शैक्षणिक संस्थाओं की गुणवत्ता में सुधार लाना तथा छात्रों के वैज्ञानिक और उद्यमी नेतृत्व को बढ़ाने में मदद करना। नेक्स्ट आती है नई मंजिल योजना, और यह केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा लाई जाती है। 8 अगस्त 2015 को पटना के द्वारा शुरू की जाती है, और यह अल्पसंख्यक समुदायों के लिए थी, विशेष रूप से मुसलमानों के लिए। नेक्स्ट आती है पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय शिक्षक तथा शिक्षण मिशन, और भारत सरकार ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत इसकी शुरुआत की थी 25 दिसंबर 2014 को। नेक्स्ट लाया जाता है साक्षर भारत मिशन, तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को पुनर्गठित किया जाता है और 8 दिसंबर 2009 को साक्षर भारत मिशन की शुरुआत की जाती है। इसका उद्देश्य क्या था? शिक्षा के क्षेत्र में जो जेंडर इनइक्वालिटी थी उसको दूर करना था। इसमें 85% जो लाभार्थी थे वो महिलाएं थी, और इसका कुल लक्ष्य था कि 50% SC, ST और अल्पसंख्यक समुदायों के लिए भी आरक्षित किया गया था। और यूनेस्को के द्वारा साक्षर भारत मिशन को किंग सेजोंग साक्षरता पुरस्कार से नवाजा गया था 2013 में। फिर आता है सर्व शिक्षा अभियान 2001 में। इसका उद्देश्य था कि नए स्कूलों, अतिरिक्त कक्षा कमरों, अध्यापकों के जो स्कूल ना जाने वाले बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण देना शामिल था इसमें। अब हम बात करेंगे स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य मतलब कि हेल्थ के लिए भी हेल्थ सेक्टर में कई योजनाएं लाई गई, जिसमें आते हैं सघन मिशन इंद्रधनुष। 8 अक्टूबर 2017 को प्रधानमंत्री ने वडनगर, गुजरात में इसकी शुरुआत करी थी। इसमें क्या था कि 2 वर्ष से कम आयु के जो शिशु थे और गर्भवती महिलाएं थी उनको टीकाकरण से जोड़ना था, और ये 2020 तक कम से कम 90% शिशुओं तथा माताओं को टीकाकरण प्रतिरक्षण से जोड़ने का इसमें लक्ष्य रखा गया था। फिर लाया जाता है तीव्र मिशन इंद्रधनुष, केंद्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा 14 अगस्त 2017 को। इसके तहत निम्न टीकाकरण वाले शहरी क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान देते हुए 2018 तक टीकाकरण के लक्ष्य को पूरा करना शामिल था। देन आता है स्किल फॉर लाइफ, सेव फॉर लाइफ अभियान। 6 जून 2017 को लाया जाता है। इसका उद्देश्य था स्वास्थ्य प्रणाली में प्रशिक्षित लोगों की गुणवत्ता तथा संख्या में वृद्धि करना। नेक्स्ट लाई जाती है किलकारी योजना, और यह मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित थी, और यह 15 अगस्त 2015 को लाई जाती है। इसका उद्देश्य था स्वास्थ्य संबंधित जानकारी देना तथा स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण देना। नेक्स्ट आता है नंद घर योजना, 24 जून 2015 को शुरू किया जाता है महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। और फिर आता है मिशन इंद्रधनुष, ये केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू की जाती है दिसंबर 2014 को। उद्देश्य क्या था कि 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के कार्य को पूरा करना। इसके अंतर्गत सभी बच्चों को 7 वैक्सीन दी जानी थी। 7 वैक्सीन बहुत महत्वपूर्ण है, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटेनस, पोलियो, क्षय रोग, मीजल्स तथा हेपेटाइटिस बी। और मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत सुशासन डे मतलब कि गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर को की जाती है। फिर आता है राष्ट्रीय आयुष मिशन। आयुष मतलब कि आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी चिकित्सा पद्धतियों की अतुलनीय विरासत, और यह आता है 15 सितंबर 2014 को। और उसके बाद लाया जाता है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 1 मई 2013 को।
और अब हम बात करेंगे बेरोजगारी की। तो बेरोजगारी होती क्या है कि जब काम के इच्छुक व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार प्रचलित बाजार दर पर वर्ष में 180 डेज तक का कार्य न मिले तो उसे ही कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। बेरोजगारी के प्रकारों में बात करें तो इसमें आता है स्वैच्छिक बेरोजगारी, मतलब कि व्यक्ति के पास रोजगार उपलब्ध है लेकिन वह करना ही नहीं चाहता। नेक्स्ट है अस्वैच्छिक बेरोजगारी, मतलब कि व्यक्ति रोजगार करना चाहता है लेकिन उसके पास रोजगार है नहीं। और नेक्स्ट है संरचनात्मक बेरोजगारी। इसमें क्या होता है कि तीव्र प्रतियोगिता के कारण पुरानी तकनीक वाले जो उद्योग हैं वो बंद होने लगते हैं और उनका स्थान ले लेती हैं नई मशीनें। और भारत में भी इस प्रकार की बेरोजगारी बहुत देखने को मिलती है। अब हम बात करेंगे फ्रिक्शनल, मतलब कि घर सड़ात्मक बेरोजगारी, और इसमें बाजार में वस्तुओं की मांग और पूर्ति में परिवर्तन आने लगता है और ऐसा हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति पर। नेक्स्ट बहुत महत्वपूर्ण है अक्षण्य अदृश्य या प्रच्छन्न बेरोजगारी। जब किसी काम को करने में आवश्यकता से अधिक श्रमिक लगे हों तो अतिरिक्त श्रमिकों को निकाल देने पर कुल उत्पादन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है, इसे कहते हैं अदृश्य बेरोजगारी। और ये देखने को मिलते हैं कृषि में, मतलब कि कोई काम 4 व्यक्ति कर सकते हैं तो उसमें लगे कितने हैं, 10 व्यक्ति। नेक्स्ट है शिक्षित बेरोजगारी, जो कि सबसे ज़्यादा है। एक शिक्षित व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिलता है और ये भारत में सबसे गंभीर समस्या है। नेक्स्ट है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, ये सबसे गंभीर समस्या है, मतलब कि इसमें कुशल और या फिर अकुशल श्रमिक को बिना काम किए ही रहना पड़ता है। नेक्स्ट है मौसमी बेरोजगारी, और ये मेनली कृषि क्षेत्र में देखी जाती है और इसमें क्या होता है कि वर्ष के कुछ ही महीने कार्य मिलता है। एंड नेक्स्ट वन इज चक्रीय बेरोजगारी, और यह मेनली विकसित देशों में देखने को मिलती है और यह व्यापार चक्र से संबंधित होती है। इसके अंतर्गत बहुत से श्रमिक एकदम से ही बेकार हो जाते हैं। बात करेंगे भारत में बेरोजगारी के अनुमान की, तो भारत में निर्धनता का आकलन नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSS द्वारा किया जाता है और निर्धनता का आकलन करने के लिए सरकारी विधियों की सीमाओं के कारण अनेक विद्वानों ने भी वैकल्पिक विधियों पर प्रयोग किए थे, जिनमें थे नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन। इन्होंने एक सूचकांक विकसित किया था जिसे सेन इंडेक्स कहते हैं। NSSO ने बेरोजगारी मापने के 3 अवधारणाएं डेवलप की हैं, जिनमें आता है सामान्य सैद्धांतिक आधार, और इसमें व्यक्ति दिए गए समय के मापदंड के अंतर्गत रोजगार में होते हुए भी बेरोजगार होते हैं या फिर श्रम शक्ति के बाहर होते हैं। जो सामान्य सैद्धांतिक स्थिति होती है इसमें लंबी अवधि के आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं और यह दीर्घकालिक बेरोजगारी को दर्शाती है। नेक्स्ट बात करेंगे साप्ताहिक स्थिति आधार, मतलब कि इसमें व्यक्ति के पिछले 7 दिनों की गतिविधियों का विश्लेषण किया जाता है। इसके अंतर्गत अल्प बेरोजगार या फिर स्थायी रोजगार की माप की जाती है, परमानेंट बेरोजगार की। बात करेंगे दैनिक स्थिति आधार की, तो इसमें व्यक्ति के प्रतिदिन की गतिविधियों पर ध्यान दिया जाता है। अब हम बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट रेट की, तो बेरोजगारी दर का अर्थ मतलब कि प्रति 1000 श्रम बल के श्रमिकों में बेरोजगार व्यक्ति की संख्या है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में स्वास्थ्य सुविधा के साथ ही कौशल विकास, मतलब कि स्किल डेवलपमेंट पर तथा श्रम बहुल उद्योगों के विकास पर बल दिया गया और 11वीं पंचवर्षीय योजना में करंट डेली स्टेटस को ही देश में रोजगार तथा बेरोजगारी के अनुमान के लिए प्रयोग में लाया गया था। भारत में बात करेंगे बेरोजगारी के प्रमुख कारणों की, तो भारत में तीव्र जनसंख्या वृद्धि दर तथा भारतीय अर्थव्यवस्था के योजना रूप विकास न हो पाना ही बेरोजगारी की प्रमुख समस्या है, जैसे कि देश में श्रम शक्ति का तीव्र विकास होना, आर्थिक विकास की गति धीमी हो है भारत में, आर्थिक वृद्धि मतलब कि इकोनॉमिक ग्रोथ में जो होने वाला रिसाव प्रभाव है उसकी विफलता, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, तकनीकी शिक्षा का अभाव है यहाँ पे, रोजगार योजना की विफलता है तथा कृषि का पिछड़ापन। अब हम बात करेंगे रोजगार की, तो रोजगार का मतलब क्या है, किसी दूसरे की मजदूरी या फिर वेतन के बदले में काम करना। रोजगार समूहों में आते हैं स्वरोजगार व्यक्ति, आकस्मिक मजदूरी रोजगार तथा नियमित मजदूरी रोजगार। स्वरोजगार मतलब कि जो स्वयं के नियोजन पर विश्वास करते हैं और उनका अपना आय का स्रोत होता है, लाइक बिजनेसमैन टाइप। आकस्मिक मजदूरी रोजगार, तो इस प्रकार का रोजगार मिलता है निर्माण के क्षेत्र में, इसके अंतर्गत कुछ समय के लिए ही व्यक्ति को रोजगार मिलता है। नियमित मजदूरी मतलब कि इसके अंतर्गत क्या होता है कि रोजाना मतलब डेली के हिसाब से मजदूरी मिलती है। अब हम बात करेंगे अल्प रोजगार, मतलब कि श्रमिक को उनकी क्षमता के अनुसार काम नहीं मिलता।
और नेक्स्ट है दृश्य अल्प रोजगार, मतलब कि श्रमिकों को श्रम समय के शून्य उपयोग को ही दृश्य अल्प रोजगार कहते हैं। नेक्स्ट है अदृश्य अल्प रोजगार, मतलब इसमें दिखते नहीं हैं। कुछ श्रमिक या स्वरोजगार व्यक्ति पूरे वर्ष रोजगार में लगे होते हैं, लेकिन अपनी जो उनकी ज़रूरतें हैं वही नहीं पूरा कर पाते हैं। वो होता है एक प्रकार का अदृश्य, मतलब कि इनविजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो हम लोगों ने इकोनॉमिक के चैप्टर 1 कंप्लीट डिस्कस किया है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके नेक्स्ट चैप्टर की, और ये आने वाले सभी DSSS NVS KVS इन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग आने वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही यदि सेशन हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट भी करिएगा। थैंक यू सो मच।